हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोग कर रहे हैं क्लास 12th का एनसीईआरटी जो कि है सोशियोलॉजी। तो इसमें हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं जो है सामाजिक आंदोलन। तो इसके पहले भी सारे सब्जेक्ट चैप्टर बनाए गए हैं, चैप्टर 1 से लेकर 7 तक। तो आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो जाकर देखिए, डेली बेसिस पे बनाया जाता है और भी सारे सब्जेक्ट वीडियो बनाया गया है। तो देखिए, इसमें अगर आप लोग आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी होता है, तो उसी को आधार बनाकर हम लोग ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से शुरू होता है इंट्रो से पहले। तो विश्व भर में बड़ी संख्या में विद्यार्थी तथा कार्यक्रम कार्यालय कर्मी अपने काम पर 5 या 6 दिन ही जाते हैं तथा सप्तांश में विश्राम करते हैं। मतलब है कि कह रहा है कि पूरे विश्व भर में सभी लोग, सभी कर्मचारी जितने भी हर जगह कार्यालय में कर्मचारी ऑफिस में होते हैं ना, तो वहाँ पे 5-6 दिन खाली काम करते हैं, बाकी सप्ताह में एक दिन विश्राम करते हैं। फिर भी छुट्टी वाले दिन आराम करने वाले व्यक्तियों में से बहुत थोड़े लोगों को ही इस बात का आभास है कि यह छुट्टी का दिन मजदूरों के एक लंबे संघर्ष का परिणाम है। कार्य दिवस का 8 घंटे से अधिक का न होना, पुरुषों तथा महिलाओं को समान कार्य के लिए समान मजदूरी दिया जाना तथा मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा तथा पेंशन के अधिकार एवं अन्य बहुत से अधिकार सामाजिक आंदोलनों के द्वारा प्राप्त किए गए थे। सामाजिक आंदोलनों ने उस विश्व को एक आकार दिया है जिसमें हम रहते हैं और ये निरंतर ऐसा कर रहे हैं। आगे आते हैं। तो हम प्रायः यह मान लेते हैं कि जिन अधिकारों का हम उपभोग करते हैं वे यूं ही प्राप्त हो गए। पूर्व के उन संघर्षों का स्मरण करना महत्वपूर्ण है जिनसे ये अधिकार मिलने संभव हुए। आपने 19वीं सदी के सामाजिक सुधार आंदोलनों, जाति तथा लिंग भेद के विरुद्ध संघर्षों तथा भारत के राष्ट्रीय आंदोलन जिससे हमें औपनिवेशिक राज से 1947 में स्वतंत्रता मिली के बारे में पढ़ा है। आप विश्व भर के अनेक राष्ट्रवादी आंदोलनों से भी परिचित हैं जिनसे एशिया, अफ्रीका तथा अमेरिका में औपनिवेशिक राज्य का अंत हुआ। विश्व भर में समाजवादी आंदोलनों ने अश्वेत लोगों के समान अधिकार के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में 1950 तथा 1960 के दशकों में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन और दक्षिणी अफ्रीका में रंगभेद के विरुद्ध संघर्ष ने विश्व को मौलिक रूप से बदला है। सामाजिक आंदोलन न केवल समाजों को बदलते हैं बल्कि अन्य सामाजिक आंदोलनों को प्रेरणा भी देते हैं। सामाजिक परिवर्तन लाने में भारतीय संविधान की भूमिका की कहानी जो हम अध्याय 3 में पढ़ चुके हैं यह संकेत दे सकती है। तो अब आता है यहाँ पर पहला पॉइंट, जिसका नाम है सामाजिक आंदोलन के लक्षण। तो चलिए इसके लक्षणों के बारे में जानते हैं। सामाजिक आंदोलन में एक लंबे समय तक निरंतर सामूहिक गतिविधियों की आवश्यकता होती है। ऐसी गतिविधियां प्रायः राज्य के विरुद्ध होती हैं तथा राज्य की नीति तथा व्यवहार में परिवर्तन की मांग करती हैं। स्वतः स्फूर्त तथा असंगठित विरोध को भी सामाजिक आंदोलन नहीं कह सकते। सामूहिक गतिविधियों में कुछ हद तक संगठन होना आवश्यक है। इस संगठन में नेतृत्व तथा संरचना होती है जिसमें सदस्यों का पारस्परिक संबंध, निर्णय प्रक्रिया तथा उनका अनुपालन परिभाषित होता है। सामाजिक आंदोलन में भाग लेने वाले लोगों के उद्देश्य तथा विचारधाराओं में भी समानता होती है। सामाजिक आंदोलन में एक सामान्य अभिमुखता अथवा किसी परिवर्तन को लाने या रोकने का तरीका होता है। ये विशिष्ट लक्षण अस्थायी नहीं होते ये सामाजिक आंदोलन की जीवन अवधि में बदल सकते हैं। सामाजिक आंदोलन प्रायः किसी जनहित के मामले में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से उत्पन्न होते हैं, जैसे कि जनजाति लोगों के लिए जंगल के उपयोग का अधिकार अथवा विस्थापित लोगों के पुनर्वास तथा क्षतिपूर्ति के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए। ऐसे ही अन्य मुद्दों के बारे में सोचिए जिन्हें सामाजिक आंदोलनों ने पूर्व तथा वर्तमान में उठाया हो। जबकि सामाजिक आंदोलन सामाजिक परिवर्तन लाना चाहते हैं, कभी कभी यथापूर्व स्थिति बनाए रखने के लिए प्रतिरोधी आंदोलन जन्म लेते हैं। जैसे प्रतिरोधी आंदोलनों के कई उदाहरण हैं। जब राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया तथा ब्रह्म समाज की स्थापना की तो सती प्रथा के प्रतिरक्षकों ने धर्म सभा स्थापित की तथा अंग्रेजों को सती के विरुद्ध कानून न बनाने के लिए याचिका दी। जब सुधारवादियों ने बालिकाओं के लिए शिक्षा की मांग की तो बहुत से लोगों ने यह कहकर इसका विरोध किया कि यह समाज के लिए विनाशकारी होगा। जब सुधारकों ने विधवा पुनर्विवाह प्रचार किया तो उनका सामाजिक बहिष्कार किया गया। जब तथाकथित निम्न जाति के बच्चों ने स्कूलों के नाम लिखवाया तो कुछ तथाकथित उच्च जाति के बच्चों को
उनके परिवारों द्वारा स्कूलों से निकाल लिया गया। किसान आंदोलनों को भी प्रायः क्रूरता से दबाया गया। हाल में हमारे देश में पूर्व बहिष्कृत समूह जैसे कि दलितों के सामाजिक आंदोलनों से उनके विरुद्ध बदले की कार्रवाई का उदय हुआ। इसी तरह शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण देने के प्रस्तावों से उनका विरोध करने वाले प्रतिरोधी आंदोलनों का जन्म हुआ। सामाजिक आंदोलन आसानी से समाज को नहीं बदल सकते, क्योंकि यह संरक्षित हितों तथा मूल्यों के दोनों विरुद्ध होते हैं। इसलिए इनका विरोध तथा प्रतिकार होना स्वाभाविक है, लेकिन कुछ समय के बाद परिवर्तन होते भी हैं। आगे आता है, जहाँ विरोध सामूहिक गतिविधि का सर्वाधिक मूर्त रूप है, वही सामाजिक आंदोलन समान रूप से महत्वपूर्ण अन्य तरीकों से भी कार्य करता है। सामाजिक आंदोलनकारी लोगों को उनसे संबंधित मुद्दों पर प्रेरित करने के लिए सभाएं करते हैं। ऐसी गतिविधियां साझा सोच में सहायक होती हैं तथा सामूहिक एजेंडा को आगे बढ़ाने में स्वीकृति की भावना अथवा आम सहमति के लिए लोगों को तैयार करवाती है। सामाजिक आंदोलन प्रचार योजनाएं भी बनाते हैं, जिसमें सरकार पर दबाव बनाने वाले, संचार और जनमत तैयार करने वाले अन्य महत्वपूर्ण लोग भी शामिल होते हैं। अध्याय 3 में इस विषय पर चर्चा की गई। याद कीजिए, सामाजिक आंदोलन विरोध के विभिन्न संसाधनों को भी विकसित करता है, जैसे मोमबत्ती या मशाल, जुलूस, काले कपड़े का प्रयोग, नुक्कड़ नाटक, गीत, कविताएं इत्यादि। गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में अहिंसा, सत्याग्रह तथा चरखे के प्रयोग जैसे नए तरीकों को अपनाया। विरोध के नए तरीकों जैसे कि धरना तथा नमक के उत्पादन पर औपनिवेशिक प्रतिबंध की अवहेलना का स्मरण करें। अब आगे आता है सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक आंदोलन में अंतर। सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक आंदोलन, क्या है अंतर? ध्यान से इसको सुनिए। सामान्य रूप से सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक आंदोलनों में अंतर करना महत्वपूर्ण है। सामाजिक परिवर्तन निरंतर रूप से आगे बढ़ता रहता है। सामाजिक परिवर्तन की बृहत ऐतिहासिक प्रक्रियाएं असंख्य व्यक्तियों तथा सामूहिक गतिविधियों का परिणाम होती है। सामाजिक आंदोलन किसी विशिष्ट उद्देश्य की ओर निर्देशित होते हैं। इसमें लंबा तथा निरंतर सामाजिक प्रयास तथा लोगों की गतिविधियां शामिल होती है। अध्याय 2 में हमारी चर्चा के आधार पर हम संस्कृतिकरण तथा पाश्चात्यकरण को सामाजिक परिवर्तन के रूप में तथा 19वीं सदी के सामाजिक सुधारकों द्वारा समाज में परिवर्तन के प्रयासों को सामाजिक आंदोलन के रूप में देख सकते हैं। दूसरा पॉइंट आता है समाजशास्त्र तथा सामाजिक आंदोलन। तो इसमें देखिए पॉइंट है, सामाजिक आंदोलनों का अध्ययन समाजशास्त्र के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर है, क्यों महत्वपूर्ण है तो जानते हैं। प्रारंभ से ही समाजशास्त्र विषय सामाजिक आंदोलनों में रुचि लेता रहा है। फ्रांसीसी क्रांति राजतंत्र को उखाड़ फेंकने तथा स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुता स्थापित करने के उद्देश्य से चलाए गए अनेक सामाजिक आंदोलनों की एक हिंसात्मक परिणति थी। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के दौरान बहुत से सामाजिक उतार चढ़ाव हुए। कक्षा 11 की एक एनसीईआरटी की पुस्तक समाजशास्त्र परिचय में पश्चिम में समाजशास्त्र के उदय पर हमारी चर्चा का स्मरण करें। गांवों से नगरों में काम की तलाश में आए गरीब मजदूरों तथा कारीगरों ने उन अमानवीय जीवन स्थितियों का विरोध किया जिनमें रहने के लिए उन्हें बाध्य किया जाता था। इंग्लैंड के खाद्य दंगों फूड्स राइट को प्रायः सरकार ने दबाया। कुलीन वर्ग द्वारा इन विरोधों को स्थापित व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती के रूप में देखा जाता था। सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उनकी चिंता समाजशास्त्री एमिल दुर्खिम की रचनाओं में प्रतिबिंबित हुई थी। दुर्खाइम द्वारा समाज में श्रम के विभाजन, धार्मिक जीवन के प्रकार, यहाँ तक कि आत्महत्या आदि विषयक लेख उसकी चिंता को प्रतिबिंबित करते हैं कि कैसे सामाजिक संरचनाएं सामाजिक एकीकरण को संभव बनाती हैं। सामाजिक आंदोलनों को अव्यवस्था फैलाने वाली शक्तियों के रूप में देखा जाता था। कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रभावित विद्वानों ने सामूहिक हिंसात्मक गतिविधि का एक भिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। ईपी थॉमसन जैसे इतिहासकारों ने दर्शाया कि जनसंकुल तथा भीड़ समाज को नष्ट करने के लिए अराजक गुंडों द्वारा बनाई हुई नहीं होती। इसके बजाय उनमें भी नैतिक अर्थव्यवस्था होती है। दूसरे शब्दों में उनमें भी उनकी गतिविधियों के विषय में सही और गलत की साझी समझ होती है। उनके शोध ने दर्शाया कि नगरीय क्षेत्रों में गरीब लोगों के पास विरोध करने के लिए उपयुक्त कारण होते हैं।
वे प्रायः सार्वजनिक रूप से विरोध करते हैं क्योंकि उनके पास वंचन के विरुद्ध अपना गुस्सा और क्षोभ प्रकट करने का कोई दूसरा तरीका नहीं होता। आगे आता है वर्गीकरण का एक प्रकार, सुधारवादी प्रतिदानात्मक क्रांतिकारी। सामाजिक आंदोलन कई प्रकार के होते हैं जो उन्हें निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे पहला है प्रतिदानात्मक अथवा रूपांतरणकारी, दूसरा है सुधारवादी, तीसरा है क्रांतिकारी। प्रतिदानात्मक सामाजिक आंदोलन का लक्ष्य अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों की व्यक्तिगत चेतना तथा गतिविधियों में परिवर्तन लाना होता है। उदाहरण के लिए केरल के इजहावा समुदाय के लोगों ने नारायण गुरु के नेतृत्व में अपनी सामाजिक प्रथाओं को बदला। सुधारवादी सामाजिक आंदोलन वर्तमान सामाजिक तथा राजनीतिक विन्यास को धीमे प्रगतिशील चरणों द्वारा बदलने का प्रयास करता है। सन 1960 के दशक में भारत के राज्यों को भाषा के आधार पर पुनर्गठित करने अथवा हाल के सूचना के अधिकार का अभियान सुधारवादी आंदोलनों के उदाहरण हैं। क्रांतिकारी सामाजिक आंदोलन सामाजिक संबंधों के आमूल रूपांतरण का प्रयास करते हैं। प्रायः राजसत्ता पर अधिकार के द्वारा रूस की बोल्शेविक क्रांति, जिसने जार को अबदस्त करके साम्यवादी राज्य की स्थापना की, तथा भारत में नक्सली आंदोलन जो दमनकारी भूस्वामियों तथा राज्य अधिकारियों को हटाना चाहते हैं के क्रांतिकारी आंदोलनों के रूप में व्याख्या की जा सकती है। आगे आता है नए सामाजिक आंदोलनों की पुराने सामाजिक आंदोलनों से भिन्नता। पूंजीवादी पश्चिम में कामगार वर्ग के आंदोलन राज्य से बेहतर वेतन, बेहतर जीवन दशा, सामाजिक सुरक्षा, मुफ्त स्कूली शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुरक्षा प्राप्त कर रहे थे। यह वह काल भी था जब सामाजिक आंदोलन नए प्रकार के राज्यों तथा समाजों की स्थापना कर रहे थे। पुराने सामाजिक आंदोलनों ने शक्ति संबंधों के पुनर्गठन को केंद्रीय लक्ष्य के रूप में स्पष्ट देखा। पुराने सामाजिक आंदोलन राजनीतिक दलों के दायरे में काम करते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चलाया। चीन की साम्यवादी पार्टी ने चीनी क्रांति का नेतृत्व किया। आज कुछ लोग मानते हैं कि मजदूर संघों तथा कामगारों के दलों द्वारा चलाई गई वर्ग आधारित राजनीतिक कार्रवाई पतनोन्मुख है। दूसरे लोग तर्क देते हैं कि धनी पश्चिम में कल्याणकारी राज्य के कारण वर्ग आधारित शोषण तथा असमानता जैसे मुद्दे केंद्रीय चिंता का विषय नहीं रहे। अतः नए सामाजिक आंदोलन समाज में सत्ता के वितरण को बदलने के बारे में न होकर जीवन की गुणवत्ता जैसे स्वच्छ पर्यावरण के बारे में थे। पुराने सामाजिक आंदोलनों में सामाजिक दलों की केंद्रीय भूमिका थी। राजनीति शास्त्री रजनी कोठारी भारत में 1970 के दशक में सामाजिक आंदोलनों की भरमार को लोगों के संसदीय लोकतंत्र से बढ़ते असंतोष का कारण मानते थे। कोठारी तर्क देते हैं कि राज्य की संस्थाओं द्वारा अभिजात लोगों का अधिकार हो गया है कि इसके कारण राजनीतिक दलों द्वारा चुनावी प्रतिनिधित्व गरीबों द्वारा अपनी सुनवाई करवाने का एक प्रभावशाली तरीका नहीं रह गया। औपचारिक राजनीतिक व्यवस्था से छूट गए व्यक्ति सामाजिक आंदोलनों तथा गैर दलीय राजनीतिक संगठनों में सम्मिलित हो गए ताकि वे राज्य पर बाहर से दबाव डाल सके। आज नागरिक समाज की विस्तृत परिभाषा तक राजनीतिक दलों तथा मजदूर संघों के प्रतिनिधित्व वाले दोनों पुराने सामाजिक आंदोलनों तथा गैर सरकारी संगठनों, महिलाओं के समूहों, पर्यावरण के समूहों तथा जनजातीय आंदोलनकारियों के लिए प्रयोग की जाती है। अब आता है यहाँ पर चौथा पॉइंट, पारिस्थितिकी आंदोलन। आधुनिक काल के अधिकतर भाग में सर्वाधिक जोर विकास पर दिया गया है। दशकों से प्राकृतिक संसाधनों के अनियंत्रित उपयोग तथा विकास के ऐसे प्रतिरूप के निर्माण में जिससे पहले से ही घटते प्राकृतिक संसाधनों के अधिक शोषण की मांग बढ़ती है के विषय में बहुत चिंता प्रकट की जाती रही है। विकास के इस प्रतिरूप की इसलिए भी आलोचना हुई है क्योंकि यह मानता है कि विकास से सभी वर्गों के लोग लाभान्वित होंगे। यथा बड़े बांध के लोगों को उनके घरों और जीवन यापन के स्रोतों से अलग कर देते हैं और उद्योग कृषकों और उनके घरों और आजीविका से। औद्योगिक प्रदूषण के प्रभाव की एक और कहानी है। यहाँ हम पारिस्थितिकी आंदोलन से जुड़े विभिन्न मुद्दों को जानने के लिए उसका केवल एक उदाहरण ले रहे हैं। रामचंद्र गुहा की पुस्तक अनक्वाइट वर्ड्स के अनुसार गांववासी अपने गांव के निकट के ओक तथा रोहोड्राइडोन के जंगलों को बचाने के लिए एक साथ आगे गए। सरकारी जंगल के ठेकेदार पेड़ों को काटने के लिए आए तो गांववासी, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल थी, आगे बढ़े। कटाई रोकने के लिए पेड़ों से चिपक गए। गांववासियों के जीवन निर्वहन का प्रश्न दांव पर था। सभी लोग ईंधन की लकड़ी, चारा तथा अन्य दैनिक आवश्यकताओं के लिए जंगलों
पर निर्भर थे। इस संघर्ष ने गरीब गांववासियों को आजीविका की आवश्यकताओं को बेचकर राजस्व कमाने की सरकार की इच्छा के समक्ष खड़ा कर दिया। जीवन निर्वहन की अर्थव्यवस्था मुनाफे लाभ की अर्थव्यवस्था के विपरीत खड़ी थी। सामाजिक असमानता के इस मुद्दे जिसमें गांववासियों के समक्ष वाणिज्यिक तथा पूंजीवादी हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली सरकार थी के साथ चिपको आंदोलन ने पारिस्थितिकी सुरक्षा के मुद्दों को भी उठाया। प्राकृतिक जंगलों का काटा जाना पर्यावरणीय विनाश का एक रूप था जिसके परिणाम स्वरूप क्षेत्र में विनाशकारी बाढ़ तथा भूस्खलन हुए। गांववासियों के लिए ये लाल तथा हरे मुद्दे अंतर संबंध थे, जबकि उनकी उत्तर जीविका जंगलों के जीवन पर निर्भर थी। वे जंगलों का सबको लाभ देने वाली पारिस्थितिकी संपदा के रूप में भी आदर करते थे। इसके साथ ही चिपको आंदोलन ने सुदूर मैदानी क्षेत्रों में स्थित सरकार के मुख्यालय जो उनकी चिंताओं के प्रति उदासीन था तथा विरुद्ध प्रतीत होता था के विरुद्ध पर्वतीय गांववासियों के रोष को भी प्रदर्शित किया। और इस प्रकार अर्थव्यवस्था पारिस्थितिकी तथा राजनीतिक प्रतिनिधित्व की चिंताएं चिपको आंदोलन का आधार थी। वातावरण की बेहतरी के लिए पेड़ों का होना आवश्यक है। यह सामान्यतः से साफ सुथरा पर्यावरण, साफ पानी एवं आसपास की स्वच्छता पर निर्भर करता है और यह महत्वपूर्ण भी है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने हाल ही में एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन परियोजना, नमामि गंगे योजना एवं स्वच्छ भारत अभियान को प्रारंभ किया। ये ऐसे प्रयास है जो भारत की पारिस्थितिकी सुधार में करेंगे और संतुलनकारी संरचना को स्थापित करने का प्रयास करेंगे। आगे आता है वर्ग आधारित आंदोलन, ये 5वां पॉइंट है। तो इसमें पहला आंदोलन है किसान आंदोलन। किसान आंदोलन या कृषक संघर्ष औपनिवेशिक काल से पहले के दिनों में शुरू हुआ। यह आंदोलन 1858 और 1914 के बीच स्थानीय विभाजन और विशिष्ट शिकायतों से सीमित होने की प्रवृत्ति हुआ। 1859 से 62 का विद्रोह जो नील की खेती के विरुद्ध था और 1857 का दक्कन विद्रोह जो कि साहूकारों में विरोध था, इससे जुड़े हुए कुछ मुद्दे आने वाले समय में भी विद्यमान थे और महात्मा गांधी के नेतृत्व में वे आंशिक रूप से स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए। उदाहरण के लिए बारदौली सत्याग्रह 1928 सूरत जिले में एक लगान विरोधी अभियान था और यह देशव्यापी असहयोग आंदोलन का हिस्सा था। यह भूमि का कर न देने का अभियान था और 1917-18 में चंपारण सत्याग्रह हुआ जो नील की खेती के विरुद्ध था। 1920 का प्रतिरोध आंदोलन ब्रिटिश सरकार की वन की नीतियों के विरुद्ध था और कुछ क्षेत्रों में स्थानीय शासक भी उठ खड़े हुए। अध्याय 1 में संरचनात्मक परिवर्तन को याद करें। 1920 से 40 के मध्य किसान संगठन भी भड़क उठे। पहला संगठन था बिहार प्रोविंशियन किसान सभा 1929 का। 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा का उदय हुआ। किसान सभाओं के द्वारा संगठित हुए और उनकी मांग थी कि किसानों, कामगारों तथा अन्य सभी वर्गों को आर्थिक शोषण से मुक्ति मिले। स्वतंत्रता के समय हमें दो मुख्य किसान आंदोलन देखने को मिलते थे। पहला तिभागा आंदोलन 1946-47 और दूसरा तेलंगाना आंदोलन 1946-51। पहला संघर्ष बंगाल और उत्तरी बिहार की पट्टेदारी साझा खेती का था, जिसमें उसकी पैदावार का 2/3 हिस्सा देना होता था, न कि प्रथागत आधा। इसे किसान सभा और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) का समर्थन प्राप्त था। दूसरा प्रिंसली राज्य हैदराबाद की सामंती दशाओं के विरुद्ध था, जिसे सीपीआई ने उठाया था। नए किसानों का आंदोलन पंजाब और तमिलनाडु में 1970 के दशक से प्रारंभ हुआ। ये आंदोलन क्षेत्रीय आधार पर संगठित थे, दल रहित थे और इसमें कृषक के स्थान पर किसान जुड़े थे। किसान उन्हें कहा जाता है कि वस्तुओं के उत्पादन और खरीद दोनों रूपों में बाजार से जुड़े होते हैं। आंदोलन की मौलिक विचारधारा मजबूत राज्य विरोधी और नगर विरोधी थी। मांगों के केंद्र में मूल्य और संबंधित मुद्दे थे। उदाहरण के लिए कीमती वसूली, लाभप्रद कीमतें, कृषि निवेश की कीमतें, टैक्स और आधार की वापसी, उपद्रव के नए तरीके अपनाए गए, सड़कों एवं रेल मार्गों को बंद करना, राजनीतिज्ञ और प्रशासकों के लिए गांव में प्रवेश की मनाही और इसी तरह के अन्य कार्य। तो आगे अब आता है कामगारों का आंदोलन। भारत में कारखानों से उत्साह 1860 के प्रारंभिक भाग में शुरू हुआ। आपको औपनिवेशिक काल में औद्योगिकरण वाले अध्याय की चर्चा का स्मरण होगा। औपनिवेशिक शासन में व्यापार का एक सामान्य तरीका था, जिसके अनुसार कच्चे माल का उत्पादन भारत में किया जाता था और सामान का निर्माण यूनाइटेड किंगडम में होता।
और उसे उपनिवेश में बेचा जाता था। इसीलिए इन कारखानों को बंदरगाह वाले शहरों कलकत्ता यानी कोलकाता और बम्बई यानी मुंबई में स्थापित किया गया। बाद में ऐसे कारखानों को मद्रास, चेन्नई में भी स्थापित किया गया। आसाम में चाय बागानों को लगाने का काम 1839 के आसपास हुआ। देखिए यहाँ पर बम्बई कपड़ा मिल मजदूरों की हड़ताल 1981 से 82। और यहाँ दूसरी तरफ है महिला कामगारों द्वारा संघर्ष प्रदर्शन अरवल बिहार 1987 में। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये कपड़ा मजदूर का है और इधर महिलाएं आंदोलन कर रही हैं। छठा पॉइंट आता है अब जाति आधारित आंदोलन। तो पहला है दलित आंदोलन। दलितों के सामाजिक आंदोलन एक विशिष्ट चरित्र दर्शाते हैं। मात्र आर्थिक शोषण अथवा राजनीतिक दबाव के संदर्भ में इनकी व्याख्या संतोषजनक रूप से नहीं की जा सकती। हालांकि यह पहलू भी महत्वपूर्ण है। यह एक मानव के रूप में पहचान प्राप्त करने का संघर्ष है। यह आत्मविश्वास तथा आत्मनिर्णय का स्थान पाने का संघर्ष है। यह अस्पृश्यता द्वारा उपलक्षित कलंक को समाप्त करने का संघर्ष है। इसे स्पर्श के लिए संघर्ष कहा जाता है। दलित शब्द का प्रयोग आमतौर पर मराठी, हिंदी, गुजराती तथा अन्य भारतीय भाषाओं में गरीब तथा उत्पीड़ित लोगों के अर्थ में किया जाता है। इसका नए संदर्भ में प्रथम प्रयोग मराठी में 1970 के दशक के प्रारंभ में बाबा साहेब अम्बेडकर के अनुयायियों ने नव बौद्ध आंदोलनकारियों के संदर्भ में किया था। इसका अभिप्राय उन लोगों से था जिन्हें उनके ऊपर के दो लोगों द्वारा जानबूझकर तोड़ा और धराशायी किया गया। इस शब्द में ही प्रदूषण कर्म तथा न्यायोचित जाति संस्करण की स्वाभाविक स्वीकृति है। देश में पहले अथवा अभी कोई एक संगठित दलित आंदोलन नहीं हुआ है। विभिन्न आंदोलनों ने दलितों से संबंधित विभिन्न मुद्दों को विभिन्न विचारधाराओं के आसपास उभारा है। हालांकि सभी एक दलित पहचान की बात कहते हैं, फिर भी इसका अर्थ सभी के लिए एक समान अथवा निश्चित नहीं होता है। दलित आंदोलनों की प्रकृति तथा पहचान के अर्थ में भिन्नता के बावजूद उनमें समानता, आत्मसम्मान तथा अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए एक समानता की खोज हो रही है। इसे पूर्वी मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाके में चमारों के सतनामी आंदोलन में, पंजाब के आदि धर्म आंदोलन, महाराष्ट्र के महार आंदोलन में, आगरा के जाटों के सामाजिक राजनीतिक गतिशीलता में तथा दक्षिण के भारत ब्राह्मण विरोधी आंदोलन में देखा जाता है। आगे आता है पिछड़े वर्ग एवं जातियों के आंदोलन। पिछड़ी जातियों वर्गों का राजनीतिक इकाइयों के रूप में उदय औपनिवेशिक तथा उपनिवेशोत्तर दोनों संदर्भों में हुआ है। औपनिवेशिक राज्य प्रायः अपनी संरचिता का वितरण जाति के आधार पर करते थे। इसलिए लोगों का संस्थागत जीवन में सामाजिक तथा राजनीतिक पहचान के लिए अपनी जातियों में रहना अर्थपूर्ण होता था। इससे समान रूप से अवस्थित जाति समूहों पर स्वयं को संगठित करना, जिसे समानांतर विस्तार कहा जाता है, पर प्रभाव पड़ा। इस प्रकार जाति अपनी कर्मकांडी विषय वस्तु छोड़ने लगी और राजनीतिक गतिशीलता के लिए अधिक से अधिक पंथ निरपेक्ष बन गई। पिछड़े वर्गों की संज्ञा का प्रयोग देश के विभिन्न भागों में 19वीं सदी के अंत से किया जा रहा है। इसका अधिक विस्तृत प्रयोग मद्रास प्रेसिडेंसी में 1872 से, मैसूर के राजशाही राज्य में 1918 से तथा बम्बई प्रेसिडेंसी में 1825 से किया जा रहा है। 1920 के दशक के विभिन्न भागों में जाति के मुद्दों के आसपास एकजुट होकर बहुत से संगठन उठ खड़े हुए। इनमें संयुक्त प्रोविंस में हिंदू बैकवर्ड क्लासेस लीग, हिंदू पिछड़ा वर्ग लीग, ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस फेडरेशन, अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग शामिल है। 1954 में पिछड़े वर्गों के लिए 88 संगठन काम कर रहे हैं। अब आगे आता है 7वां पॉइंट, जनजाति आंदोलन। देखिए यहाँ पर कैसे आंदोलन लोग कर रहे थे, ऐसे बैनर वगैरह लेकर। देखते हैं, देश भर में फैले विभिन्न जनजाति समूहों के मुद्दे समान हो सकते हैं, लेकिन उनके विभेद भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। जनजाति आंदोलनों में से कई अधिकांश रूप से मध्य भारत की तथाकथित जनजाति बेल्ट में स्थित रहे हैं, जैसे छोटा नागपुर व संथाल परगना में स्थित संथाल हो, ओरांव व मुंडा। नए गठित हुए झारखंड मध्य प्रदेश का मुख्य भाग इन्हीं से बना है। हमारे लिए विभिन्न आंदोलनों के बारे में विस्तृत विवरण देना संभव नहीं है। हम उदाहरण के रूप में झारखंड की चर्चा करेंगे, जहां जनजाति आंदोलन का इतिहास 100 वर्ष पुराना है। हम पूर्वोत्तर राज्यों के जनजाति आंदोलनों की विशिष्टताओं के बारे में भी संक्षिप्त में चर्चा करेंगे, परंतु
इनकी भी विस्तृत विवेचना संभव नहीं है, क्योंकि एक ही क्षेत्र में जनजातीय आंदोलनों के विभिन्न स्वरूप विद्यमान हो सकते हैं। झारखंड सन 2000 में दक्षिण बिहार से काटकर बनाया गया झारखंड भारत के नवनिर्मित राज्यों में से एक है। इस राज्य की स्थापना के पीछे का इतिहास एक सदी से अधिक का प्रतिरोध है। झारखंड के लिए सामाजिक आंदोलन के करिश्माई नेता बिरसा मुंडा नाम का एक आदिवासी था, जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध एक बड़े विद्रोह का नेतृत्व किया। अपनी मृत्यु के बाद बिरसा इस आंदोलन का एक प्रमुख प्रतीक बन गया और उसके बारे में कहानियाँ और गीत पूरे झारखंड में गाए जाते हैं। बिरसा के संघर्ष की स्मृति लेखों द्वारा जीवित रखी गई। दक्षिण बिहार में काम कर रहे ईसाई मिशनरी इस क्षेत्र में साक्षरता के प्रसार के लिए उत्तरदायी थे। साक्षर आदिवासियों ने अपने इतिहास तथा मिथकों के बारे में शोध और लेखन प्रारंभ किया। उन्होंने जनजाति प्रथाओं तथा सांस्कृतिक व्यवहारों के बारे में लिखा और उनके बारे में जानकारी प्रदान की। इससे झारखंडियों को संगठित संजाति चेतना तथा साझी पहचान बनाने में सहायता मिली। साक्षर आदिवासी सरकारी नौकरियां पाने की स्थिति में भी थे, जिससे समय के साथ एक मध्यवर्गीय आदिवासी बुद्धिजीवी नेतृत्व का उदय हुआ, जिसने पृथक राज्य की मांग को प्रारूप दिया तथा भारत एवं विदेशों में भी इसका प्रचार किया। दक्षिण बिहार के अंतर्गत आदिवासी दिक्कुओं को की जो प्रवासी व्यापारी तथा महाजन थे और जो उस क्षेत्र में आकर बस गए थे तथा उन जिन्होंने वहाँ के मूल निवासियों की संपदा पर अधिकार कर लिया था, आदिवासी उनसे घृणा करते थे। इन खनिज संपन्न क्षेत्रों में खदान तथा औद्योगिक परियोजनाओं से मिलने वाले अधिकांश लाभ दिक्कुओं को मिलते थे। जहाँ तक आदिवासी की भूमि अलग कर दी गई थी, आदिवासियों ने अलग थलग किए जाने के अनुभव तथा अन्याय के बोध को झारखंड की साझी पहचान बनाने तथा सामूहिक कार्रवाई की प्रेरणा के लिए गतिशील किया, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः पृथक राज्य का निर्माण हुआ। वे मुद्दे जिनके विरुद्ध झारखंड में आंदोलनकारी नेताओं ने प्रदर्शन किए थे, देखिए यहाँ पर ऐसे हैं: सिंचाई परियोजनाओं तथा गोलीबारी क्षेत्र के लिए भूमि का अधिग्रहण, रुके हुए सर्वेक्षण तथा पुनर्वास की कार्यवाही, बंद कर दिए गए कैंप, ऋणों, किराए तथा सहकारी कर्जों का संग्रह जिसका प्रतिकार किया गया। चौथा है वन उत्पाद का प्रष्टीकरण जिसका उन्होंने बहिष्कार किया। अब आता है पूर्वोत्तर। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने राज्यों के निर्माण की जो प्रक्रिया प्रारंभ की, उसने इस क्षेत्र के सभी प्रमुख पर्वतीय क्षेत्रों के जिलों में अशांति की प्रवृत्ति पैदा की। अपनी पृथक पहचान तथा पारंपरिक स्वायत्तता के प्रति सचेत ये जातियां असम के प्रशासनिक तंत्र में सम्मिलित किए जाने के बारे में अनिश्चित थी। देखिए क्या है, इस प्रकार इस क्षेत्र में संजातीयता का उदय जनजाति के एक सशक्त अज्ञात प्रणाली के संपर्क में आने के परिणाम स्वरूप विकसित हुई नवीन परिस्थिति का सामना करने का प्रत्युत्तर था। भारतीय मुख्यधारा से लंबे समय तक पृथक रहने के कारण ये जनजातियां अपना स्वयं का विश्व दर्शन तथा सामाजिक व सांस्कृतिक संस्थाओं को बहुत कम बाहरी प्रभाव से बचा रख पाए, जबकि पहले की अवस्था ने अलगाव की प्रवृत्ति दिखाई। यह प्रवृत्ति भारतीय संविधान के दायरे में ही स्वायत्तता की खोज द्वारा प्रस्थापित हो गई। फिर है एक मुख्य मुद्दा जो देश के विभिन्न भागों के जनजातीय आंदोलनों को जोड़ता है, वह है जनजाति लोगों का वन भूमि से विस्थापन। इस अर्थ में पारिस्थितिकीय मुद्दे जनजातीय आंदोलनों के केंद्र में हैं, लेकिन इसी प्रकार पहचान की सांस्कृतिक असमानता व विकास जैसे आर्थिक मुद्दे भी हैं। यह हमें भारत में पुराने तथा नए सामाजिक आंदोलनों की अस्पष्टता के प्रश्न की ओर वापस ले जाता है। अब आता है 8वां पॉइंट, महिलाओं का आंदोलन। तो 19वीं सदी के समाज सुधार आंदोलन तथा प्रारंभिक महिला संगठन। आप 19वीं सदी के समाज सुधार आंदोलनों से भलीभांति परिचित हैं, जिन्होंने महिलाओं से संबंधित अनेक मुद्दे उठाए। इस पुस्तक के अध्याय 2 और पहली पुस्तक में भी इन्हें उठाया गया है। 20वीं सदी के प्रारंभ में राष्ट्रीय तथा स्थानीय स्तर पर महिलाओं के संगठनों में वृद्धि देखी गई। विमेंस इंडिया एसोसिएशन, भारतीय महिला एसोसिएशन WIA 1971, ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस, अखिल भारतीय महिला कॉन्फ्रेंस AIWC 1926 और नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन इन इंडिया, भारत में महिलाओं की राष्ट्रीय काउंसिल
NCWI ऐसे संगठनों के नाम हैं जिन्हें हम तुरंत पहचान कर बता सकते हैं कि जबकि इनमें से कई की पुस्तक सीमित कार्यक्षेत्र से हुई। इनका कार्यक्षेत्र समय के साथ विस्तृत हुआ। उदाहरण के लिए प्रारंभ में AIWC का विचार था कि महिला कल्याण तथा राजनीति आपस से असंबद्ध है। कुछ वर्ष बाद उसके अध्यक्षीय भाषण में कहा गया, क्या भारतीय पुरुष अथवा स्त्री स्वतंत्र हो सकते हैं यदि भारत गुलाम रहे? हम अपनी राष्ट्रीय स्वतंत्रता, जो कि सभी महान सुधारों का आधार है, के बारे में चुप कैसे रह सकते हैं? यह तर्क दिया जा सकता है कि सक्रियता का यह काल सामाजिक आंदोलन नहीं था, इसका विरोध भी किया जा सकता था। चलो हम उन विशेषताओं का स्मरण करें जो सामाजिक आंदोलनों को चिन्हित करती हैं। इनमें संगठन, विचारधारा, नेतृत्व, एक साझी समझ तथा जन आंदोलनों पर परिवर्तन लाने का लक्ष्य था। सम्मिलित रूप से ये एक ऐसा वातावरण बनाने में सफल हुए जहां महिलाओं के मुद्दों की अपेक्षा नहीं की जा सकती थी। आगे आता है कृषिक संघर्ष तथा क्रांतियाँ। प्रायः यह माना जाता है कि केवल मध्यवर्गीय शिक्षित महिलाएं ही सामाजिक आंदोलनों में सहभागिता करती हैं। संघर्ष का एक भाग महिलाओं की सहभागिता के विस्मृत इतिहास को याद करना है। औपनिवेशिक काल में जनजाति तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रारंभ होने वाले संघर्षों तथा क्रांतियों में महिलाओं ने पुरुषों के साथ भाग लिया। बंगाल में तिभागा आंदोलन, निजाम के पूर्व शासन का तेलंगाना सशस्त्र संघर्ष तथा महाराष्ट्र में बर्ली जनजाति के बंधुआ दासत्व के विरुद्ध क्रांति, ये कुछ उदाहरण हैं। 1947 के बाद तो एक मुद्दा जो प्रायः उठाया जाता है कि यदि 1947 से पहले महिला आंदोलन एक सक्रिय आंदोलन था तो बाद में उसका क्या हुआ। इसकी एक व्याख्या यह दी जाती है कि राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले बहुत से महिला प्रतिभागी राष्ट्र निर्माण के कार्य में संलग्न हो गई। दूसरे लोग विभाजन के आघात से इस ठहराव का उत्तरदायी मानते हैं। 1970 के दशक के मध्य में भारत में महिला आंदोलन का नवीनीकरण हुआ। कुछ लोग इसे भारतीय महिला आंदोलन का दूसरा दौर कहते हैं, जबकि बहुत सी चिंताएं उसी प्रकार बनी रहीं। फिर भी संगठनात्मक रणनीति तथा विचारधाराओं दोनों में परिवर्तन हुआ। स्वायत्त महिला आंदोलन कहे जाने वाले आंदोलनों में वृद्धि हुई। संगठनात्मक परिवर्तन के अलावा कुछ नए मुद्दे भी थे जिन पर ध्यान दिया गया। उदाहरण के लिए महिलाओं के प्रति हिंसा के बारे में वर्षों से अनेक अभियान चलाए गए हैं। आपने देखा होगा कि स्कूल के प्रार्थना पत्र में पिता तथा माता दोनों के नाम होते हैं। यह सदैव सत्य नहीं था। इसी प्रकार महिलाओं के आंदोलनों के कारण महत्वपूर्ण कानूनी परिवर्तन आए हैं। भूस्वामी व रोजगार के मुद्दों की लड़ाई यौन उत्पीड़न तथा दहेज के विरुद्ध अधिकारों की मांग के साथ लड़ी गई। इस बात की मान्यता भी बढ़ रही है कि स्त्री व पुरुष दोनों ही प्रबल लिंग पहचान द्वारा बाध्य है। उदाहरण के लिए पितृसत्तात्मक समाज में पुरुषों को लगता है कि उन्हें ताकतवर तथा सफल होना चाहिए। स्वयं को भावनात्मक रूप से प्रकट करना पुरुषोचित नहीं है। तब यह विचार आता है कि स्त्री एवं पुरुष दोनों को स्वतंत्र होकर अधिकार समान रूप से मिलना चाहिए। निसंदेह यह विचार पर निर्भर है कि सच्ची स्वतंत्रता का अपनी इच्छा अनुसार बढ़ना तथा विकास तभी संभव होगा जब कोई अन्याय न हो। जेंडर दृष्टि से समतावादी समाज मुख्यतः दो कारणों पर आधारित है। महिलाओं को शिक्षित किए जाने ताकि वे बहुउद्देशीय भूमिकाओं का सफलता से निर्वाह कर सके एवं यौनिक अनुपात का संतुलन से, ये ऐसे दो कारक हैं। हाल ही में भारत सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना एक ऐसा महत्वपूर्ण प्रयास है जो लैंगिक दृष्टि से समतावादी समाज को मूर्त रूप में सहायक होगा। अब आगे आता है निष्कर्ष। तो जब हम पुस्तक के अंत में पहुंच चुके हैं तो कदाचित यह प्रासंगिक होगा कि हम पुनः वहां वापस जाएं जहां हमने कक्षा 11 में समाजशास्त्र की प्रथम पुस्तक से प्रारंभ किया था। हमने व्यक्ति तथा समाज के बीच द्वंद्वात्मक संबंधों की चर्चा से शुरू की थी। सामाजिक आंदोलन कदाचित इस संबंध के सर्वश्रेष्ठ ढंग से दिखाते हैं। ये उत्पन्न होते हैं क्योंकि व्यक्ति तथा सामाजिक समूह अपनी दशा को परिवर्तित करना चाहते हैं। ये संगठित होते हैं तथा अपनी दशा में परिवर्तन लाते हुए समाज को बदलने की चेष्टा करते हैं। तो देखिए, ये चैप्टर समाप्त होता है और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन एक लगभग 5 क्वेश्चन है, इसको आप लोग कर सकते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि टिप्पणी लिखना है महिलाओं के आंदोलन और जनजातीय आंदोलन के बारे में। तो कुछ पॉइंट बचे हुए हैं ऊपर, जो कि इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। चिपको आंदोलन के बारे में है। तो हिमालय की तलहटी में पारिस्थितिकी आंदोलन का एक उदाहरण चिपको आंदोलन है, जो मिश्रित हितों तथा विचारधाराओं का एक अच्छा उदाहरण है। सन 1970 की अनपेक्षित भारी वर्षा से
अत्यंत विनाशकारी बाढ़ आ गई जो हमारी स्मृति में अभी तक नहीं आई थी। अलकनंदा घाटी में पानी ने 100 वर्ग किलोमीटर भूमि को डुबा दिया। धातु के 6 पुलों, 10 किलोमीटर की मोटर सड़क, 24 बसों तथा बहुत से अन्य वाहनों को बहा दिया। 366 घर गिर गए तथा 500 एकड़ धान की फसल नष्ट हो गई। मानव तथा पशु जीवन की भी बहुत क्षति हुई थी। सन 1970 की बाद बाढ़ क्षेत्र के पारिस्थितिकी इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। गांववासी जिन्होंने विनाश की मार सही, वनों की अंधाधुंध कटाई, भूस्खलन तथा बाढ़ के बीच अब तक के दुर्बल संबंध को देखने लगे थे। यह देखा गया कि वे गांव भूस्खलन से सबसे अधिक प्रभावित हुए जो सीधे उन जंगलों के नीचे स्थित थे जहां पेड़ों की कटाई की गई थी। गांववासियों का मामला चमोली जिले में अवस्थित एक सहकारी संगठन दसौली ग्राम स्वराज संघ ने उठाया। इन प्रारंभिक विरोधों के बावजूद सरकार ने नवंबर में जंगलों की वार्षिक नीलामी कर दी। दिए जाने वाले भूखंडों में से एक रेनी जंगल था। ठेकेदार के आदमियों ने जो जोशी मठ से रेनी जा रहे थे, रेनी से पहले ही बस रुकवाई। गांव के बाहर से ही वे जंगल की तरफ जा रहे थे। एक छोटी लड़की जिसने मजदूरों को उनके उपकरणों के साथ देखा था, भागकर गांव की महिला मंडल के प्रमुख गौरा देवी के पास गई। गौरा देवी ने दूसरी गृहिणियों को इकट्ठा किया, जंगल जा पहुंची। जब उन्होंने मजदूरों से कटाई कार्य प्रारंभ करने की याचना की तो प्रारंभ में उन्हें गालियां तथा धमकियां मिली। जब महिलाओं ने झुकने से इनकार कर दिया तो पुरुषों को अंततः चले जाना पड़ा। हमारे सामयिक सूचना युग में विश्व भर के सामाजिक आंदोलन, गैर सरकारी संगठनों, धार्मिक तथा मानवतावादी समूहों, मानवाधिकार समितियों, उपभोक्ता संरक्षण अधिवक्ताओं, पर्यावरण आंदोलनकारियों तथा जनहित में अभियान करने वाले अन्य लोग जो एक विशाल क्षेत्रीय एक अंतर्राष्ट्रीय संजाल में एकजुट होने में सक्षम है। उदाहरण के लिए सिएटल में विश्व व्यापार संगठन के विरुद्ध हुए विशाल विरोध का संगठन पाक्षिक रूप से इंटरनेट आधारित संजाल द्वारा किया गया था। तो देखिए इस प्रकार ये सब चैप्टर समाप्त हो गया है। तो और ये सोशियोलॉजी भी समाप्त हो गया है। देखिए तो ये लास्ट चैप्टर था सामाजिक आंदोलन। तो इसको आप लोग दोहराइए और अगर हो सके तो 1 से लेकर 8 तक फिर से पढ़िए। और देखिए इसमें ये भाग दूसरा किताब था, तो पहला वाला भी किताब पढ़ाया गया, तो आप लोग जाकर पढ़ सकते हैं उसको। चलिए अब हम लोग इसमें पॉलिटी करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।